Very good evening, each and everyone who is present in the class. Myself, Vikram, your business study teacher. As you know that we have earlier discussed the chapter number 9, unit number 9, that is financial management, and now the terms for financial markets. Very important chapter this one also, and both the chapters combinedly comes in the examination for 15 marks. तो दोनों को ऑन एन एवरेज बात करें तो 7 से 8 नंबर का हमारा जो है बेसिकली चैप्टर रहेगा, और इसमें से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। और बेसिक बेसिक जो है ना क्वेश्चन हमसे इसमें पूछते हैं, जिनको कई बार हम लोग याद नहीं करते और एग्जाम में आते हैं और हमें जो है ना याद ना होने की वजह से उनको छोड़ना पड़ता है, नहीं हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो यूनिट नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर, वो क्या है हमारे सामने, आइए चेक करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर दिस चैप्टर और यूनिट, दैट इज फर्स्ट वन, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हमारा जो है बेसिक पॉइंट रहेगा इसमें सबसे पहले कंसेप्ट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, मार्केट होती क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट क्या है, उसमें कितने प्रकार की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, और उनको वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा मनी मार्केट एंड इट्स टाइप्स। जो मनी मार्केट है वो क्या होती है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। थर्ड वन हमारा रहेगा कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप्स। कैपिटल मार्केट क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फोर्थ वन पॉइंट हमारा रहेगा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस एंड ट्रेडिंग प्रोसीजर्स। नाउअडेज बहुत बार देखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज पर हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन प्लेस ऑफ सेबीज फंक्शन। हालांकि सेबी के फंक्शन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेंगे हमारे लिए, लेकिन इन प्लेस ऑफ सेबी फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हमसे पूछ ले जाते हैं, तो इनको ध्यान से करेंगे। डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें रीमेट अकाउंट क्या है हमारा, इन सब के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी मार्केट एंड इट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। और लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर में रहेगा वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में रहेगा, सेबी के बारे में रहेगा, कि पार्टिकुलरली सेबी क्या है और कौन कौन से फंक्शन प्ले करती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले एक बार इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं, होता क्या है बेसिकली। देखिए फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसी मार्केट विच रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल प्लस मार्केट। फाइनेंशियल प्लस मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां फाइनेंस का डील होता है, जहां पैसे का लेन देन होता है, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंस का लेन देन है वो इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स, इन द टर्म्स ऑफ डिवेंचर्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, हम अलग अलग वे में करते हैं यूज। तो फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली हम ये ऐसी मार्केट कहेंगे जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओकर्ड होती हैं, ऐसी मार्केट जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओकर्ड होती है, राइट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है हमारी। सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कुड बी इन एनी ऑफ द फर्म दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल एसेट होती हैं उनको क्रिएट करने से रिलेटेड जो भी वर्क फाइनेंशियल मार्केट में किया जाता है बाय द फर्म्स, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जनरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन द टर्म्स ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स किया जाता है। किसी भी बिजनेस में यदि हम बात करें तो बेसिकली दो फैक्टर्स, हाउस होल्ड, दो सेक्टर्स हम बेसिकली इंक्लूड करके चलते हैं। एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है, आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी, बट वहां पर हम थ्री सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, हम दो सेक्टर के बारे में बेसिकली बात करेंगे, तो हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में, और दूसरा आपका होता है बिजनेस फर्म्स, राइट। बिजनेस फर्म्स जिनको आप इन्वेस्टर्स बोल देते हैं, बेसिकली बिजनेस फर्म्स। ये दो प्रकार के हमारे सेक्टर्स हैं, और इन दो प्रकार के सेक्टर्स में जो है बेसिकली आदान प्रदान होता है, फाइनेंस का लेन देन होता है। ये बेसिकली करते क्या है अंडर द फाइनेंशियल मार्केट, ये इन हाउस होल्ड सेक्टर वालों को शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस फर्म्स को क्या करता है, मनी प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है, जो कि बेसिकली सेवर्स कहलाते हैं हमारे, है ना। हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या कहलाते हैं, सेवर्स कहलाते हैं।
जिन्होंने पैसा बचा कर रखा हुआ होगा और उस पैसे का वो कहीं ना कहीं ऐसा अलोकेशन करना चाहते हैं जहां पर उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, तो उस रिटर्न्स को अर्न करने में फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। एंड इट हेल्प्स टू flow the money from household sector to business firms, and from there they will get in the returns, या तो उनको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। यानी इस प्रकार से उसका पैसा मोबिलाइज करवाती है फाइनेंशियल मार्केट कि उनको मैक्सिमम रिटर्न से मिल सके, मैक्सिमम पैसा मिल सके। तो इन शॉर्ट मैं यहाँ दो बातें क्लियर करूंगा अगर एग्जाम में आती हैं तो। फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इट इज दैट मार्केट इन विच बेसिकली वी क्रिएट एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स। सेकंड, what do you mean by financial asset? Financial asset here means those financial instruments or securities in which we will basically deals, in which the firm basically deals. They are to be known as shares, debentures, treasury bills, commercial paper, etc. तो ये दो बेसिक चीजें हमारे जो है ना यहाँ इस फाइनेंशियल मार्केट में डिस्कस की जाती हैं। और कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम हो वो एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के लिए उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंशियल मार्केट होती हैं दे प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप एनी कंट्री। किसी भी कंट्री को के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आप इसको भी अच्छे से समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल मार्केट का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमारा रहेगा दैट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पे जाने से पहले एक पॉइंट और मैं पीछे जो है डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है बेसिकली वो दो प्रकार के फोर्सेस को यूज करती है, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई जो है इंक्रीज करते हैं हम लोग, ताकि बेसिकली जो फंड्स हैं हाउस होल्ड सेक्टर से वो बिजनेस फर्म्स की तरफ जा सके। और ये केवल तब मूवमेंट करते हैं जब हमारे बेसिकली क्या होते हैं प्राइसेस इन बिजनेस फर्म्स के लिए, जो सप्लाई है बिजनेस फर्म की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो और हाउस होल्ड फैक्टर जो है वो सप्लाई प्रॉपरली कर सके। और जनरली ऐसा हम फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़कर आए हैं कि बिजनेस फर्म जो फंड यूज करती है आइदर दे आर यूजिंग द डेट फंड और द इक्विटी फंड, वो डिपेंड करता है उनके कॉस्ट पर कि भाई उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये बेसिकली यूज करते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली इस प्राइस को है ना, इस कॉस्ट प्राइस को क्या करती है फिक्स करने में मदद करती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे दैट इज फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो पहला फंक्शन उसमें हमारा होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। this particularly function is also to be known as allocative function। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अलोकेटिव फंक्शन। तो अलोकेटिव फंक्शन क्या होता है? अलोकेटिव फंक्शन, अलोकेट का मतलब होता है बांटना या अलोकेशन करना किस चीज का, जो फंड जो फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल है उसका कहां पर अलोकेशन करना, इस प्रकार की सिक्योरिटीज में अलोकेशन करना कि जहां पर उनको मैक्सिमम क्या मिल सके, रिटर्न्स मिल सके, मैक्सिमम जो है उनको क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, या उनके पैसे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। ऐसे चैनल्स के थ्रू उनको ऐसे प्रोडक्टिव यूजेस में इन्वेस्ट करवाना, उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। अगर यहाँ पर सिंपली इसको समझें तो ऐसा बेसिकली एक फर्म करती कैसे है, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे करता है, एक फाइनेंशियल मार्केट इस प्रकार के फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। तो सिंपल सी बात है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है वो लोगों को मोटिवेट करती है, बेसिकली वो लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है। किस पर्पज के लिए मोटिवेट करती है कि भाई अगर उनको लिक्विडिटी की जरूरत है या पैसा आप ज्यादा कमाने की जरूरत है तो उनको मोटिवेट करती है इन द टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ दोज कंपनीज व्हिच आर टू बी नोन एज ब्लू चिप्स कंपनी। और ब्लू चिप्स कंपनी जिनके प्राइसेस शेयर के प्राइसेस बहुत अधिक हाई होते हैं और जिनके ऊपर रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होती है, तो उन शेयर्स को परचेज करने के लिए, उस प्रकार की सिक्योरिटीज को परचेज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट लोगों को मोटिवेट करती है। एंड इस प्रकार के मार्केट एक बेसिकली जो यूजलेस कैश है जो लोगों के पास घर में उन्होंने अलमारी में या जेब में या कहीं दबा के रखा है, छुपा कर रखा है ना, उस पैसे को मार्केट में फ्लो करती है, मार्केट में लेकर आती है और उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको इनकी जरूरत है। बेसिकली दे आर टू बी नोन एज बिजनेस फर्म्स और द फर्म वेयर वी आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स। Many financial instruments are also available for transferring finance from one side to another side। अगर हम देखें तो शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स के अलावा और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पैसे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप लगा सकते हैं।
और जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस प्रकार के पैसे को ऐसी ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको इन पर मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, और उसी में से कुछ हिस्सा वो उन लोगों को यानी कि सेवर्स को प्रोवाइड करते हैं जिनका पैसा हमने इस तरीके से मोबिलाइज कराया है, या फाइनेंशियल मार्केट ने ऐसे लोगों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी क्या होती है बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राइस डिस्कवरी का क्या मतलब होता है, कीमतों का बेसिकली एक प्रकार से निर्धारण, डिटर्मिनेशन। प्राइस ऑफ एनी गुड और सर्विसेज इज टू बी डिटरमाइंड बाय बेसिकली टू फोर्सेस। मैंने आपको बताया कि दो फोर्सेस के द्वारा किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत आप फिक्स कर सकते हैं। वो दो फोर्स कौन से हैं आपके, एक तो डिमांड और दूसरा सप्लाई। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते भी आए हैं कि जहां पर आपकी डिमांड और जहां पर आपकी सप्लाई दोनों आपस में काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल बी टू बी नोन एज ऑप्टिमम प्राइस ना, इक्विलिब्रियम प्राइस के तौर पर उसको हम बुलाते हैं। ऑप्टिमम प्राइस वो होता है ये। तो इस प्रकार के प्राइस को फिक्स करने में डिमांड और सप्लाई यहाँ बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फोर्स हैं जो बड़ा रोल प्ले करते हैं। like goods and services, the investors also try to discover the price of their securities in the financial market। जो पैसा लगाने वाले होते हैं, इन्वेस्ट करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पार्टिकुलरली किसी भी कंपनी के शेयर्स को जब खरीदते हैं तो दे पुट देयर बिड कि भाई मुझे जो है ना जियो कंपनी के शेयर्स चाहिए, मुझे जियो कंपनी के शेयर चाहिए। और जियो कंपनी के शेयर्स में मुझे जो है उनका मान लीजिए मार्केट प्राइस कुछ भी चल रहा हो, अगर उनका मार्केट प्राइस आ जाता है 1000 रुपये या 1200 रुपये आ जाता है तो मैं उनके शेयर्स को खरीदने को तैयार हूं। तो इस प्रकार की बिड लगा देते हैं, और जैसे ही ये बिड लगती है और जैसे ही जियो कंपनी का शेयर 1200 रुपये को टच करता है तो उनके अकाउंट में ऊपर शेयर्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसको वर्चुअल अकाउंट बोलते हैं, डीमैट अकाउंट बोलते हैं, उस अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो इस प्रकार से ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है कि कैसे प्राइसेस फिक्स किए जाए। और यहाँ जो इंट्रैक्शन होता है डिमांड और सप्लाई में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, वो बेसिकली प्राइस को फिक्स करने में हमारी मदद करते हैं। प्राइस प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स बेसिकली इनमें जब लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा तो दो मोटिव से करते हैं। एक तो ट्रेडिंग करने के मोटिव से कि भाई वो पैसा लगाएंगे और जो है ना विद इन द डेज या कुछ समय के बाद महीना 2 महीना रखकर उनको बेच देंगे और कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। और कुछ एक लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो दैट मीन्स कि वो लिक्विडिटी अभी चाहते नहीं है। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग पर्पज से पैसा इसमें लगाता है और उसको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है ना फाइनेंशियल एसेट्स को इजिली शेयर आउट करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करती है। तो ये मार्केट बेसिकली बायर्स और सेलर्स को वो सारी सिक्योरिटीज ऑन टाइम किसी भी वक्त हम अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। यही एक रीजन है कि लिक्विडिटी जो है ना इस मार्केट में काफी रहती है, आसानी से इन शेयर को खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। बेसिकली it means that investor can invest their money whenever they desire in the securities through medium of financial market, or they can also convert their investment into money whenever they desire to convert it into liquidity. This is the basic मोटिव एंड वी विल राइट हियर प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं वो जब चाहे इनको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जब चाहे इन सिक्योरिटीज को खरीदकर कैश को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस को रिड्यूस करने से हमारा बेसिकली पर्पस क्या है यहाँ पर कि ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस बायर्स को, सेलर्स को टाइमली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं जिनसे कि जो टाइम और मनी है वो दोनों के दोनों कम, यानी दोनों की दोनों वेस्टेज कम से कम होती है। The financial market makes available every type of information without spending any money। यानी आप देखेंगे शेयर मार्केट्स के रिगार्डिंग यदि आप जाएंगे NSE/BSE.com पर तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इनसे रिलेटेड गाइडलाइंस मिलेंगी। वहां पर तरह तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, कस्टमर्स को से रिलेटेड, कंज्यूमर एजुकेशन, कस्टमर एजुकेशन से रिलेटेड आपको बुक वहां अवेलेबल होंगी जो कि कस्टमर को बताती हैं कि हम ट्रांजेक्शनल कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है। जो जनरली फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, इस प्रकार की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करती है। शेयर्स को खरीदना, बेचना, टाइमली कब बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके कोशिश करती है कि उनकी लागत कम से कम आए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट को बेसिकली
क्लासिफाइड किया गया है दो प्रकार की मार्केट में, एक तो मनी मार्केट, दूसरी कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट का मतलब है शॉर्ट टर्म मार्केट, जहां पर हम लोग बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील करते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को डील किया जाता है। और कैपिटल मार्केट का मतलब होता है दैट मार्केट जहां पर हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में डीलिंग करते हैं। और इन फर्दर यदि मैं इसको क्लासिफाई करूं तो कैपिटल मार्केट को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो प्राइमरी मार्केट और दूसरी आपकी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जिसको न्यू इश्यूएंस मार्केट के नाम से जाना जाता है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पर बेसिकली जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पार्टिकुलरली क्या करते हैं, सेल करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फाइनेंशियल मार्केट पर, फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है, और फाइनेंशियल मार्केट हमने जैसे पढ़ा क्या होती है, उसके बाद उसमें हम पहला पॉइंट रखेंगे कि मनी मार्केट क्या है और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। तो मनी मार्केट एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम ये बात करें तो मनी मार्केट का सिंपल सा मतलब होता है वो मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डील किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो मनी मार्केट को आप कह सकते हैं कि ऐसी मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स जो है ना अवेलेबल होते हैं, और उनमें बेसिकली हम एक विद इन द ईयर, यानी कि एक मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो मिनिमम टू 1 ईयर होता है, नहीं मैक्सिमम 1 साल का, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 साल के लिए जहां पर सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है, कम से कम पीरियड 15 डेज का या 1 दिन का भी हम वहां पर कंसिडर करते हैं। इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वो, पार्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है वो सिक्योरिटी जिनमें इस प्रकार की मार्केट में डील किया जाता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल मार्केट जो है उसमें मनी मार्केट जो है उसके इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्हाट आर द मेजर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और उनके बारे में बताइए, कुछ फीचर्स उनकी डिफाइन करिए। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्या होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट। जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। किसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, टू मनी, मतलब आप यूं कह सकते हैं दीज आर मनी इटसेल्फ, कैश इटसेल्फ ना, जब पैसे की जरूरत हो तो ये वही है एकदम इन हैंड, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं। दूसरा ये बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म का इनमें कोई काम नहीं है, शॉर्ट टर्म डेट्स के तौर पे इनको हम कंसिडर करके चलते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो ये लेस रिस्की होते हैं, क्या होते हैं, लेस रिस्की, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बड़ा शॉर्ट होता है तो बड़ा इजिली हम इसको विद इन द गिवन टाइम फ्रेम रिकवर कर लेते हैं, तो इसलिए ये लेस रिस्की माने जाते हैं, कम इनके अंदर रिस्क होता है, और हाईली लिक्विड होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेस रिस्की हैं तो इजिली रिकवर्ड हो जाएंगे, तो ये हाईली लिक्विड माने गए हैं, हाईली लिक्विड। तो ये कुछ बातें हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कई बार केस स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरीके की बातों का डिस्कशन होता है और यहाँ पूछ लेते हैं कि बताइए किस प्रकार की मार्केट के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो हम वहां बात करेंगे मनी मार्केट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इसके बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अगर काउंट करें तो C4T, राइट, C4T, C4T के नाम से आप याद रखिएगा, TC4 आप इसको लिख सकते हैं, जैसा आपको याद होने में इजीनेस रहे, TC4, 4C और एक T, राइट। अगर बात करें तो पहला C है हमारा कॉमर्शियल पेपर, दूसरा C है कोल मनी, तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल्स, और T हमारा ट्रेजरी बिल्स को डिनोट करता है। तो उनमें हम वन बाय वन करके अगर बात करें तो सबसे पहले आइए आप ट्रेजरी बिल्स पर। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये इनके बारे में बात करें तो आप समझिएगा कि दीज आर ए काइंड ऑफ पी नोट्स, इनको आप पी नोट्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पी नोट, प्रोमाइजरी नोट, दीज आर ए काइंड ऑफ पी नोट्स। अगर क्वेश्चन आता है कि पी नोट्स क्या होते हैं तो पी नोट्स आर योर ट्रेजरी
बिल्स, इनको पी नोट्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि जनरली इशूड किए जाते हैं, जो कि जनरली इशूड किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको मीट करने के लिए बेसिकली ट्रेजरी बिल्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। और किसके बिहाफ पर इशू किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू किए जाते हैं। किस पर्पज के लिए, टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ध्यान रखिएगा, ये जो है हाईली लिक्विड होते हैं और इन पर जो रिटर्न्स है वो एश्योर्ड होती है और रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम रिस्क होता है इनके ऊपर। तो ये क्या है, हाईली लिक्विड है, हाईली लिक्विड है, लो रिस्की है या नेग्लिजिबल रिस्क होता है, और एश्योर्ड यील्ड है। एश्योर्ड यील्ड का मतलब होता है कंफर्म्ड इसके ऊपर आपको रिटर्न से होती हैं। तो ऐसे बिल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। और एक बात और इस ट्रेजरी बिल के बारे में हम बात करेंगे, कई बार केस स्टडी में आ जाता है कि मिस्टर ए पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ट्रेजरी बिल्स में 15,000 रुपए, क्या वो इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं, ट्रेजरी बिल्स का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 25,000 रुपए एंड इट्स मल्टीपल, 25,000 एंड इट्स मल्टीपल। इसमें बेसिकली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स के अंदर। अगर आप इससे कम पैसा लगाना चाहते हैं तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट द मनी इन द ट्रेजरी बिल्स। तो आपको चाहिए क्या, 25,000 या ऐसे मल्टीपल में 25, 50, 75 इस तरीके से पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो ट्रेजरी बिल्स का जो मिनिमम अमाउंट होता है या वो क्या है, 25,000 रुपए। और दूसरा एक इसका अनदर नेम हमसे कई बार पूछ लेते हैं, तो मैंने पहले बताया कि इसको पी नोट भी बोलते हैं या इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स भी हम इन्हें कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स। ये बेसिकली जो है, आप इसके लिए एक एनसीईआरटी की बुक चेक करेंगे, वहां पर ये सारी बातें वहां लिखी मिलेंगी आपको। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहलाते हैं बेसिकली। और इनके मैच्योरिटी पीरियड की अगर मैं बात करूं तो कम से कम इनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 91 डेज का होता है और मैक्सिमम 365 डेज तक ये पीरियड चलता है। 365 दिन तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दीज आर टू बी कॉल्ड एज ट्रेजरी बिल्स। तो इनको हम ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं। होप सो आपको ये क्लियर होगा ट्रेजरी बिल्स क्या है। ठीक है, हम इसको कैसे करते हैं, 91 डेज या मल्टीपल ऑफ 91, फिर 364 से 65 डेज के आसपास इसको हम लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यदि हम बात करें तो दैट इज योर कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स, देखिए कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं अगर हम बात करें तो कॉमर्शियल पेपर इज बेसिकली अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट किया जा सकता है और इनकी डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड पर हो जाती है। तो मैंने इसमें दो तीन बातें डिस्कस करने की कोशिश की। एक तो ट्रेजरी बिल्स क्या है, एक प्रकार के पी नोट्स हैं, प्रोमाइजरी नोट्स हैं। ठीक है, प्रोमाइजरी नोट्स के नाम से इनको हम जान लेते हैं। दूसरा जो है ये क्या है, हाईली लिक्विड तो नहीं कहेंगे हम इसको, लेकिन ये अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट्स के तौर पे काउंट होते हैं। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, तो इनको आप अनसिक्योर्ड बोलते हैं। दीज आर टू बी कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट्स। तीसरा अगर हम बात करें, देखिए प्रोमाइजरी नोट तो सारे ही होते हैं, प्रोमाइजरी नोट ये क्या होते हैं, सारे ही होते हैं तकरीबन, क्योंकि इनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये इंडोर्सेबल है, इनको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इंडोर्समेंट कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यदि आपको जरूरत है इसको बेचान करने की तो यू कैन मेड इट ट्रांसफर इजिली, आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली होते हैं हमारे क्या, कमर्शियल पेपर। इनको इशू कौन करता है, बेसिकली दे आर टू बी इशूड बाय रेपुटेटेड कंपनीज टू द बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट एंड द फर्म्स एटसेट्रा। ये इनके द्वारा क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं, राइट। इनके द्वारा क्या करते हैं, इशू किए जाते हैं। और जनरली इनको हम डिस्काउंट पर क्या करते हैं, इशू करते हैं। किस पर इशू करते हैं, डिस्काउंट पर इशू करते हैं। और एट पार पर इनका रिडम्पशन हम बेसिकली करते हैं। डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और एट पार पर रिडीम किए जाते हैं। एट पार पर इनका क्या होता है, रिडम्पशन होता है। ठीक है, इनका जो मैच्योरिटी पीरियड्स की बात करूं तो वो हमारे पास जो है बेसिकली कितने दिन का होता है, मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज टू 1 ईयर। 15 डेज टू 1 ईयर हम इनका मैच्योरिटी पीरियड लेके चलते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये जो है ना
थोड़ा वो चेंज मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 15 डेज से काउंट करें। मिनिमम 15 डेज होता है और मैक्सिमम 1 ईयर तक होता है। और दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि कई बार आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी में कि फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए किस प्रकार के शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का आप यूज करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए बेसिकली हम सीपीज का यूज करते हैं, कमर्शियल पेपर्स का यूज करते हैं। ये फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने में हमारी मदद करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिज फाइनेंसिंग। जो ब्रिज फाइनेंसिंग होती है उसको पूरा करने में भी हमारी ये मदद करते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग, एप्लीकेशन, किसी प्रकार का कोई खर्चा सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए या न्यू शेयर मार्केट में इशू करने के लिए जो हमें चाहिए, तो उस पैसे की कमी को ये हम कमर्शियल पेपर के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट, राइट। कॉल मनी देखिए क्या होती है बेसिकली, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि भाई जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेसिकली ये एक प्रकार का इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है। मैं आपको पहले बता दूं, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है, दो बैंकों के बीच की ट्रांजेक्शन होती है। और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होने की वजह से इसको हम कॉल मनी बोलते हैं या नियर मनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉल मनी या नियर मनी के तौर पर भी हम इसे बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा, नियर मनी। और कई कई जगह आप इसको कॉल लोन के नाम से भी जानेंगे, या किसके नाम से जानेंगे, कॉल लोन के नाम से भी जानेंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉल लोन। ठीक है, तो ये कॉल लोन या कॉल मनी या आपका जो है ना नियर मनी के नाम से इसको हम बुलाते हैं। और बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक बैंक दूसरे बैंक को अपना जो CRR होता है ना, CRR कैश रिजर्व रेशो, इसको मेंटेन करने के लिए हम इस प्रकार के जो है ना कॉल मनी की उनको रिक्वायरमेंट होती है। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड होता है विद ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 to 15 डेज। इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, एक दिन से 15 दिन का, ध्यान रखिएगा, एक दिन से 15 दिन का इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। और जनरली इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए इसको हम यूज करते हैं। और इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में भी हम बात करें तो CRR को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का फंड बेसिकली यूज किया जाता है। तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना जो CRR मेंटेन करते हैं, वो उसके लिए क्या करते हैं, कॉल मनी को यूटिलाइज करते हैं। और मैंने बता दिया कि ये पेबल ऑन डिमांड होता है, 1 डे to 15 डेज इसका जो है पार्टिकुलरली पीरियड होता है। और जो इस पे इंटरेस्ट रेट पेड किया जाता है कॉल मनी पर, उसको हम कॉल रेट के नाम से बोलते हैं। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका कॉल रेट। अगर आप क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉल रेट, तो कॉल रेट स्टैंडिंग फॉर द इंटरेस्ट पेबल ऑन द कॉल मनी, दैट इज कॉल्ड कॉल रेट। ये एक प्रकार का क्या है, जो है आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूटिलाइजेशन बेसिकली हम क्या करते हैं, एक CRR को मेंटेन करने के लिए, बैंकों के बीच में CRR को मेंटेन करने के लिए वो बैंक इसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में यदि बात की जाए तो इनको हम CD इन शॉर्ट हम बोल देते हैं, CD। कई बार आपके पास रहता है शॉर्ट में, CD क्या होते हैं, तो CD स्टैंडिंग फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। मैं ये बात करूंगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, वो सारे के सारे अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कोई चीज हम उसके अगेंस्ट प्लेज नहीं रखते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं। शॉर्ट टर्म तो अपने आप में ही हो गए, क्योंकि हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब यही था कि जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में बेसिकली डील करता है। दूसरा, ये जो इशू किए जाते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं बेसिकली हमारे, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके द्वारा ये इशू किए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। और जनरली इनके साथ साथ कुछ ऐसे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन आप कहेंगे, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी इनको बेसिकली इशू करने का काम करता है। ठीक है, सीडीज को हम जब इशू करते हैं तो ये बड़ा फेमस है। दीज आर टू बी नोन एज द फाइनेंसिंग एट द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ये आप याद रखिएगा, टाइट लिक्विडिटी के दौरान अगर आपको कुछ इशू करना है या कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है,
तो उस कंडीशन में आप किसको यूज करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी। ठीक है, जब बैंकों में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द बैंक इज स्लो ना, बैंकों की ग्रोथ रेट तो कम होती है बट डिमांड जो है ना बहुत ज्यादा होती है और बैंक हमें लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का हम यूटिलाइजेशन करते हैं जो कि टाइट लिक्विडिटी के दौरान फाइनेंसिंग का काम करता है। और जनरली ये किसको इशू करते हैं, दे कैन बी इशूड टू द इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस और द कंपनीज। यानी जो फाइनेंशियल, जो कमर्शियल बैंक्स हैं या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये किन को इशू करते हैं, ये इशू करते हैं किन को, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को, इनको ये बेसिकली इशू करते हैं। तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है विच कैन बी ट्रांसफर्ड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड बाय एन इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मींस इजीली, जिसको बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी कागजी कार्रवाई के आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दे हेल्प टू मोबिलाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन द शॉर्ट पीरियड्स। तो हम ये कहेंगे कि ये जो शॉर्ट पीरियड होता है उसके दौरान एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को अरेंज करने में हमारी मदद करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को अरेंज करने में हमारी मदद करते हैं, या आप इसको कहेंगे लोन प्रोवाइड करने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बिल्स। देखिए कॉमर्शियल बिल्स क्या होते हैं, सारी बातें आप इसमें एज इट इज रखेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड करके चलेंगे, ये अनसिक्योर्ड तो होते ही होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लेकिन ये सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग, यानी ऑटोमेटिकली एक फिक्स पीरियड के बाद, जो कि टाइम पीरियड है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विडिटी होती है, इनकी सेल्फ लिक्विडिटी होती है, जो कि जनरली हेल्प करती है फर्म्स को उधार में सेल करने के लिए। इनमें हम बेसिकली 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली हम इनको बोल देते हैं, जिनमें BR और BP, बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल को हम बेसिकली शामिल करके चलते हैं, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल्स, जो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, फर्म्स के द्वारा यूज किया जाते हैं टू फाइनेंस देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। जितने भी वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं किसी फर्म की, उसको पूरा करने के लिए बेसिकली हम कमर्शियल बिल को यूज करते हैं। और इनका जो पीरियड होता है वो 90 डेज का पीरियड होता है और मैक्सिमम पीरियड 1 साल का होता है। ये बैंकों के साथ क्या किए जा सकते हैं, डिस्काउंट करवाए जा सकते हैं, दे कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक्स। इनको बैंक में जाकर आप डिस्काउंट करवा सकते हैं, राइट। तो ये हमारे हुए 5 इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं नाम करूं उनके बारे रिवाइज, तो पहला हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल, दूसरा हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर्स, तीसरा कॉल मनी, फोर्थ वन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिफ्थ वन कमर्शियल बिल्स। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। और मैं जो है इस क्लास को एक बार अगेन स्टार्ट करूंगा आपके डाउट्स लेने के लिए, तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डाउट्स के लिए विद इन 2 मिनट्स में दोबारा से इसको लॉग इन कर रहा हूँ।